बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ईसा नकवी साहब के साथ बात करेंगे जिन सवालात पे। वो सवालात ये हैं, एक तो भारत की और चाइना की आपस में ट्रेड कितनी है और अगर क्या उसमें कोई कमी आ सकती है, और अगर उसमें कोई कमी आएगी तो पाकिस्तान उसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा जो सवाल जिसमें हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया इस सारे मामले में कहाँ खड़ा है, क्या कह रहा है, किसको झूठा कह रहा है, किसको सच्चा कह रहा है। जो भारत का दावा है कि हमने इतने चाइनीज़ मार दिए, क्या इस दावे को इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है या नहीं मान रहा। तीसरा जो सवाल जिसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में वो है कि नेपाल के साथ भारत की क्या लड़ाई है। नेपाल तो बड़ा छोटा सा एक मुल्क है, वो कैसे उन्होंने भी पंगा शंगा ले लिया है मोदी सरकार के साथ। तो ईसा नकवी साहब, मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट इससे करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया सारे सिनेरियो पे क्या कह रहा है। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस सिचुएशन को इंडियन पर्सपेक्टिव से रिपोर्ट कर रहा है। चीनी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कौम है। उनका जो है ना वो जो स्टाइल है, वे ऑफ वर्क है, जिस तरह आपने वो बिल्कुल जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी सारी सीरीज़ की जो भी हम कर रहे हैं, उसमें आपने कहा था कि वो क्लास का एक बच्चा होता है जो लग रहा होता है, वो लग रहा होता है, शरीफ होता नहीं है। तो वो जो है वो बड़ा स्मार्टली प्ले किया उन्होंने। वो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ते। उन्होंने जिस तरह कहते हैं ना, सर गिरा के अपनी इकॉनमी बना अपने आप को इंटरनली मजबूत कर, और सिस्टम्स जो है उन्होंने वो किए। उनमें कुछ ऐसे हैं जिन पे ज़ाहिर एतराज़ भी हो सकता है। उसमें उनकी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है और बहुत सारे मामलात हैं, उस पर एतराज़ भी हो सकता है, एक जेन्युइन एतराज़ बनता है। लेकिन आप ये देखें कि उस पॉलिसी का उन्हें फ़ायदा क्या हुआ है। यहाँ पे उन एतराज़ात से हट के उनको फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो ये कि ऑन ग्राउंड वो लोग मौजूद थे। अगर भारतीय उनको जो भारतीय क्लेम ठीक हो कि हमने इतने मार दिए हैं, आपको कोई बंदा ही नहीं है जो बता सके कि क्या हुआ था, कितने मारे। आप कह रहे हैं कि एक कॉल इंटरसेप्ट हुई है, कोई ऐसा मीडिया नहीं है। वो तो चीनियों ने आपको आपकी लाशें वापस की हैं, दरिया से निकाल के दी हैं, पहाड़ों से चुन के चुग के दी हैं कि ये ज़ख्मी होने के बाद यहाँ पड़ा था, यहाँ पे तुम उसको उठाने नहीं आए, पूरी रात सर्दी में मर गया, ले जाओ। ये तो मामला हुआ है वहाँ पे। तो चीन से जो इन्फॉर्मेशन बाहर है ना, चीन ने वैसे भी हिस्टोरिकली अपने मिलिट्री लॉसेस कभी खुद शेयर नहीं किए, या तो वो सालों के बाद बाहर आए हैं कि वहाँ पर एक्चुअली कितने लोग मरे थे, या फिर वो फिगर्स बताते हैं जो उनके लोग जो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस हैं उनमें जो है वो जहाँ बहक होते हैं, उनके फिगर्स वो बताते हैं, इनके नहीं बताते। तो ये आने भी नहीं बाहर, फ़िलहाल तो नहीं आने लगी। और जो भी करेगा वो सोर्सेज से करेगा, उसको कहाँ नहीं। जो आपने बात की कि इंटरनेशनल मीडिया भारत के तनाजुर या उनकी एक लाइन के साथ बात करेगा, ये मैं इस बात को नहीं समझा। वो चीन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इस रीजन को देखा ही भारतीय एंगल से जाता है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो फिर किसके इन्फ्लुएंस में है कि वो चीन के ख़िलाफ़ जाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता है और भारत के हक़ में जाता है इस खित्ते के अंदर? अमेरिका की वजह से। ये जो पूरी जो देखे ना, एक नेचुरल अलायंस है ना इस वक्त अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट चाइना एंड चाइनीज़ ब्लॉक, जो उसकी हमायत याफ्ता ममालिक है। मेन जो टग ऑफ वॉर है, जो असल लड़ाई है, जो दो बड़े बुल्स हैं ना, जो दो बड़े भैंसे हैं, एक अमेरिका एक चाइना है। बाकी ये सारे अवामिल दरमियान में इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो इंटरनेशनल मीडिया इसको देख रहा है ना, वो सारे एंगल्स कर रहा है। जंग के हवाले से बहुत सारे लोग सनसनी फैला रहे हैं। तीसरी जंग अजीम खित्ता, एक रीजनल गेम शुरू हुई है, एक नई किस्म की इंटरेस्टिंग किस्म की गेम स्टार्ट हुई है। तीसरी जंग अजीम का कोई है सही कि कोई हो सकती है? होने को तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कुछ देखें ना, इशारिये तो देखें ना। जंग अजीम जो है उसका मतलब क्या है? तबाही। मौजूदा सूरत हाल में जब ममालिक के पास 50 दुनियाएं तबाह करने जितना एटमी असला हो एक मुल्क के पास, कि अगर उसने तबाह करना वो सबको चला दे, तो आपकी जो प्लेनेट अर्थ है, जो आपका कुराए अर्ज़ है, ऐसी 50 दुनियाएं तबाह हो सकती हों उस असलहे से। तो कौन बंदा है जो कहेगा उसको सपोर्ट करेगा? तो ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ये डिफरेंट तरीके से मतलब आपको नहीं लगता ये प्रोपेगेंडा की जंग है, ये इंफॉर्मेशन की जंग है, ये इकोनॉमी की जंग है, ये इस किस्म की बैटल्स हैं। और जो पहले आर्मीज होती थी ना, वो फतह करने की नीयत से होती थी। अभी जो आर्मीज़ का आजकल जो
वो है वो अपना दिफा करने के लिए कि ये हमारी एम्बेट है, ये हमारा जो है ना वो सरहद है, इसके अंदर हम किसी को ना आने दें, उसके लिए आपने आर्मी रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा इस नकवी साहब, जल्दी जल्दी पूछता हूँ ताकि हम तमाम सवालों को कवर कर सकें। 2 सवाल मेरे पास रह गए हैं, लेकिन पहले मुझे ये बता दें कि चाइना की और भारत की तजारत कितनी है, उस तजारत में कमी हो सकती है नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है? देखें, तजारत में कमी के हवाले से हिस्टोरिकली हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि कब से इनका मसला चल रहा है। ट्रेड इनकी बढ़ी है, कम नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि चाइना जो है वो 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, भारत 1 अरब 30 करोड़ की, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है। भारत निस्बतन बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, प्रोड्यूसर नहीं है, अपनी तमाम चीज़ें ज़रूरियात की वो नहीं बनाता, तो उसको इंपोर्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें बनाता भी है लेकिन उसको इंपोर्ट करना है। चाइना चीज़ें प्रोड्यूस करता है, उसको एक्सपोर्ट करना है, लेकिन साथ ही चाइना की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो ये दोनों करते हैं तजारत। तमाम सरहदी तनाज़ों के बावजूद ये तजारत इनकी बढ़ी है। 2019 में इनकी 92 अरब डॉलर थी, 2018 में इनकी 95 अरब डॉलर थी। भारत इसमें डेफिसिट में हमेशा से खसारे में तजारती खसारा है, चीज़ें बेचता कम है, खरीदता ज़्यादा है। तो वो उसका जो बैलेंस है ट्रेड का वो चाइना की फेवर में जाता है। लेकिन वो चल रहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जब चल रही थी तो सुन वेडोंग, वो पाकिस्तान में भी सफ़ीर रहे हैं चाइना के, वो अब भारत में चीन के सफ़ीर हैं। उनका बयान जो है वो तजारत के हवाले से आया और उन्होंने कहा कि चलनी चाहिए। 12 जून को एक चीनी कंपनी को ठेका दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरबों डॉलर का। तो आप देखें कि इनका ये सब कुछ चल रहा है। तजारती मफाद चाइना जो है ऑब्वियसली उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये तो शट अप कॉल दिया भारत को। अच्छा, भारत को सिर्फ ये जो वाक़या हुआ है और अमेरिका को ये शट अप कॉल दिया कि हमारी तवज्जो हटाओ नहीं और हमें यहाँ पर ना लाओ, हमारी जंगी तैयारी पूरी है। उन्होंने अपनी फुटेज भी रिलीज़ किया जिस वक्त ये इस लड़ाई के बाद भारतीय फ़ौजी मरने के बाद जब मेजर जनरल लेवल टॉक्स हो रही थी, एंड उस वक्त ग्लोबल टाइम्स ने, CCTV ने वो फुटेज लगा के और उसके बुनियाद के ऊपर ख़बरें दी कि चाइना ने तिब्बत में जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर किस किस्म की जंगी मशक़ें की हैं। तो वो बेसिकली बता रहे थे कि हम टॉक्स कर रहे हैं, टॉक्स का मतलब ये नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कैरेट एंड स्टिक वाला है, हाँ, कि इधर बैठो, नहीं तो तैयारी हमारी, नहीं तो ये तैयारी हमारी पूरी है। अच्छा, लेकिन मेरा ये है, इस नकवी साहब मैं अपनी राय आपको दे देता हूँ, फिर मैं आगे आपसे सवाल करता हूँ कि बहरहाल कुछ ना कुछ पाकिस्तान को क्या फ़ायदा। हाँ। देखें अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो भारत से चीन लेता है, एक सूरत हाल ऐसी होती है और पाकिस्तान के पास वो अवेलेबल हो, तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सकता है, पाकिस्तान वो एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो मीट जो है वो, लेकिन उसके लिए हमें अपनी आपको फौरी तौर पर आपको पॉइंट आउट करना है कि हम क्या क्या चीज़ें चाइना को दे सकते हैं, और हम चाइना से बात करेंगे यार ये जो चीज़ें आप उनसे ले रहे हैं तो वो हमसे ले लें, हमें भी फ़ायदा। आपको तजारती जो है वो अपने ताल्लुकात उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी मेरा इस वीडियो का आप सवाल ये है कि नेपाल के साथ भारत की क्या लड़ाई है, क्या रोल है? नेपाल तो बड़ा छोटा सा मुल्क है। नेपाल छोटा सा मुल्क है, नेपाल को बुली करता है नेपाल। लेकिन एक मिनट रुक जाएं, नेपाल वाली बात पे मुझे वो याद आ गया है, वो कहते हैं ना कि तो नहीं याद आ नहीं वो कहते हैं ना कि जब किस्मत में लिखा हो ना जलील होना, तो आप ऊँट पे भी बैठे हो तो कुत्ता आपको काट लेता है। ठीक है, तो मोदी को नेपाल पड़ गया। देखिए नहीं हुआ इसमें देखें ये भी अगेन वही 5 अगस्त की जो इनके हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं, सरहदी तनाज़ा है नेपाल का। नेपाल के जो एरियाज़ हैं, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, ये वो एरियाज़ हैं जिनका डिस्प्यूट बनता है। ये भी कोई लगभग 50,000 मुरब्बा किलोमीटर है जो डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और नेपाल के दरमियान। ठीक है, और ये जो बेसिकली मसला दोबारा री इमर्ज हुआ है वही 5 अगस्त को ये एनेक्सेशन हुई। एनेक्सेशन के बाद नवंबर में पब्लिश किया भारत ने मैप, ठीक है, अपना अपडेटेड नया नक्शा जारी किया। उस नए नक्शे में इन 3 इलाकों को तो यूनियन टेरिटरी दिखाया ही था, साथ ही उन्होंने लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी, इसको भी बॉर्डर करके डिस्प्यूटेड एरिया ख़त्म करके अपना हिस्सा दिखा दिया। इस दौरान एक तब्दीली आ चुकी थी, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हिस्ट्री है। 2015 में ज़लज़ला आया, इन्होंने सरहद बंद कर दी,
हम ज़लज़ला मैंने कवर भी किया, वो तो देखें वो सरहद एक ऐसे मुल्क की जो लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी आप जंग में नहीं सरहद बंद कर सकते, उन पर ज़लज़ला आया हुआ आपने सरहद बंद कर दी। अद्वियात की शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज, नेपाल जो है वो घुटनों पे आ गया। वहाँ पर आपका असर व रसूख इतना है कि वहाँ पर पुलिस चीफ आप लगाते हैं, वहाँ की अदालतों पर आपका असर व रसूख है, वहाँ के हर पॉलिटिशियन, हर पार्टी के पॉलिटिशियंस पे आपका असर व रसूख है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रिजेंटमेंट इंडिया के ख़िलाफ़ कि हमें इस तरह कॉलोनी समझा हुआ है बाकायदा, हमें जो है वो अपना कि भारत अपना बाकायदा तसल्लुत असर्ट करता है वहाँ पर। लेकिन मजबूरी है, अब ज़ाहिर है वो हवा में तो अपना सब कुछ नहीं ला ले जा सकते नेपाली। लेकिन उस नवंबर में जो नक्शा पास भारत ने जारी किया उससे 1 महीना पहले को अराउंड 13 अक्टूबर को सदर शी जिनपिंग आए हुए थे इस रीजन के दौरे पे। वो पहले गए बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आए भारत, भारत के बाद वो चाइना नहीं गए, वो उन्होंने लैंड किया सीधा खटमंडू। और वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म जो नेपाल के हैं KP शर्मा ओली, उनसे जनाब उनकी खटमंडू एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है। और जो प्रदीप गायवली हैं फॉरेन मिनिस्टर नेपाल के, उनके साथ जो मुलाकातें हुई हैं चाइनीज़ डेलीगेशन की, उसमें उन्होंने तय किया है, शी जिनपिंग ने नेपाल को कहा है कि आपकी जो बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी, आपकी जो मजबूरी है ना कि लैंड रूट आपका भारत के ज़रिए मिलता है, सारी तजारत यहाँ से होनी है, तो हम ये जो हिमालयन रेंज है ना, बड़ी सख्त पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हम टनल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम रेलवे बिछाते हैं लाइन। और लुम्बिनी जो भारतीय सरहद के करीब है, लुम्बिनी से, पोखरा से, इन तमाम एरियाज से हम रोड का कनेक्टिविटी तिब्बत ऑटोनमस रीजन के साथ लगाते हैं। वहाँ से हम आपको बाकी चाइना से कनेक्ट करते हैं और साथ ही आपको ओबार का हिस्सा भी बना देते हैं। और आप इधर से CPEC भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर से ओबार सेंट्रल एशिया तक भी मंगवा भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। इससे चीन के पास हो गया ऑप्शन क्रिएट। ऑप्शन क्रिएट होने के बाद भी चीन ने कुछ नहीं, नेपाल ने कुछ नहीं किया था, नेपाल के पास ऑप्शन क्रिएट हो गया। टाइम चलता रहा, जिस वक्त ये सारा वाक़या हुआ, पीछे स्टैंड ऑफ चल रहा था भारत का जो है ना वो चीन के साथ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस वक्त बंदे में मुसीबतें पड़ती हैं तो बौखला जाता है। बिल्कुल। आपने इसने किया क्या, राजनाथ सिंह जो इनका रक्षा मंत्री है ना, डिफेंस मिनिस्टर, उसने एक रोड का इफ्तिताह किया, मानसरोवर जो रोड है, और वो 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है काला पानी के एरिया में। वो डिस्प्यूटेड एरिया था। नेपाल कह के मर गया था कि हमारे साथ इस पर टॉक करो, आपने नक्शा क्यों जारी कर दिया। तो जब इसने ये किया ना, तो फिर नेपाल ने कहा ऐसी की तैसी है। नेपाल ने कहा हम अपना नक्शा जारी करेंगे। नेपाल ने अपना नक्शा जारी किया और भारत के जितने ये एरियाज थे जिनके साथ डिस्प्यूट था, उस नक्शे को उन्होंने पहले जारी किया, फिर पार्लियामेंट से पास करा दिया। और भारत इतनी इन्वेस्टमेंट जिसकी यानी कि इंडिविजुअल्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई थी सियासतदानों पे, वो सारे उनसे उखड़ चुके हैं। अब वो जो है वो भारत की लाइन टो नहीं कर रहे। उन्होंने कर दिया नक्शा पास और भारत ने किया क्या, उसके बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं, इसमें जो किरदार अदा किया। एक तो वो ये कह रहे हैं ना कि चीन के बैकिंग की वजह से और चीन के कहने पे ये कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी सफ़ीर है ना नेपाल में, मज़हर जावेद, उन्होंने और जो हाओ यांकी हैं जो चीन की सफ़ीर हैं, ये 2001 में पाकिस्तान में अताशी भी थी। ये जो हाउ यांकी हैं जो सफ़ीर हैं इस वक्त नेपाल में, इन दोनों ने बड़ा किरदार अदा किया है। ये जो है ना फनिंदा नेपाल है, फनिंद्रा नेपाल, जो कि इनकी जो यूनिफाइड फ्रंट है, जो नेपाल के इन इलाकों के हवाले से बात करता है, आवाज़ उठाता है, उनसे खुफिया मुलाकातें करके इनको उकसाया है कि ये करें। भाई आप एक मुल्क के साथ आप उसको बुली करेंगे, कॉर्नर करेंगे, तो एक वक्त तो आएगा ना वो रिएक्ट करेगा। तो इस वजह से ये नेपाल खड़ा हुआ है और सही खड़ा हुआ। ईसा नकवी साहब, अब ज़ाहिर है मैं इजाज़त चाहता हूँ इस वीडियो में, लेकिन अभी आपकी इन वीडियो से बहुत से सवालात सामने आए। कुछ सवालात हमें आने वाले दिनों में सामने आएंगे और कोशिश ये होगी कि अब आपको हर 2-3 दिन बाद तकलीफ दे दीजिए और इंशाल्लाह आपके साथ इस इशू के ऊपर वीडियोस की जाएँ। आपकी इसकी नज़र भी है, आपको इन चीज़ों का पता भी है, तो जो सवालात होंगे वो आपसे करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।